दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है एक बंद दरवाजा। लेखक पी यम। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ अभी अभी एक पीजी में स्थानांतरण हुआ था। घर में सुख सुविधा की सारी चीजें थी, इसलिए हमें अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। शुरू के 3 महीने हमने उस पीजी में अपने जीवन के बेहतरीन पल काटे और फिर शुरू हुआ उस बंद दरवाजे का डरावना किस्सा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है और मैं पेशे से एक लेखक हूँ। मेरे 3 दोस्त विनोद, रवि और सौरभ एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनके दफ्तर चले जाने के बाद मैं घर में अकेला हो जाता था और सच कहूँ तो यह एकांत एक लेखक होने के नाते मुझे अच्छा भी लगता था। हालांकि हमारे पीजी के आसपास दूसरा कोई भी घर नहीं था, इसलिए दिन के वक्त भी मुझे रात जैसा अनुभव होता था। दूर दूर तक न आदमी की जात, फिर रात का तो पूछो ही मत। उस पीजी में रात और भी डरावनी और रहस्यमयी बन जाती थी। हम 4 दोस्तों के शोर शराबे के बावजूद भी वह भयानक शांति हमेशा ही जीत जाती थी। खैर, इन सब के होने पर भी मुझे वह पीजी काफी पसंद था, क्योंकि इतनी शांति में मैं बिना किसी खलल के अपनी कहानियों के बारे में सोच सकता था और उसे लिख सकता था। मगर एक और बात थी जिसे मैं शुरू में तो नजरअंदाज करता था, मगर धीरे धीरे उस चीज ने मेरे दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। बात यह थी कि मेरे दोस्तों के दफ्तर चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाया करता था। जब मैं अपना काम कर रहा होता था तब मुझे रह रह कर दरवाजे पर दस्तक देने की आवाजें सुनाई देती थी। कई बार मैं उन आवाजों को सुनकर घर का मुख्य दरवाजा खोलने चला जाया करता था, परंतु मुझे बाहर कोई नजर नहीं आता था। किस्मत से एक रोज मैं दिन के वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था जब मुझे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। मैंने ठीक ठाक सुना था कि यह आवाज मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि घर के भीतर से ही आ रही थी, वह भी उस दरवाजे से जो हमेशा बंद रहता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे से कैसे आवाज आ सकती थी। हम जब से उस पीजी में आए हुए थे तब से ही उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था। खैर, उस वक्त मैं बंद दरवाजे के बेहद करीब खड़ा था जब फिर से दस्तक हुई और इस बार धड़ाम धड़ाम की 2 जोरदार आवाजें आई और मैं
डर से पीछे गिर पड़ा। आखिर अंदर कौन हो सकता था? मैंने वही लेटकर दरवाजे के नीचे मौजूद खाली जगह से अंदर देखने का प्रयास किया और फिर दहशत मेरे रोम रोम में घर कर गई, क्योंकि मुझे अंदर किसी के पैर नजर आने लगे थे। कोई नंगे पांव दरवाजे के पास घूम रहा था और फिर अगले ही पल वह गायब हो गया। मैं डर के मारे अपने कमरे की ओर भागा और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। शाम को जब मेरे सभी दोस्त दफ्तर से वापस घर आए तो मेरी जान में जान आ गई। मैं उन्हें यह सारी बात बताने वाला था, मगर गपशप में मैं उन्हें बताना भूल गया। अगली सुबह मैं कुछ देर तक सोता रहा। तब तक मेरे दोस्त दफ्तर जा चुके थे। जब मैं सोकर उठा, उसी पल बंद दरवाजे के पीछे से मुझे आवाज आई। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि मैं चुपचाप उस आवाज को नजरअंदाज करके अपने काम में जुट जाऊं, मगर ऐसा करना इतना आसान नहीं था। मेरी व्यर्थ की जिज्ञासा मुझे उस ओर खींच ले गई। धड़ाम धड़ाम की आवाजें काफी जोर से आ रही थी। मैं भय में डूबा हुआ दरवाजे के नीचे से कमरे में देखने के लिए झुका। मुझे पुनः दो नंगे पांव कमरे में घूमते हुए नजर आए। कौन है अंदर? मैंने आवाज लगाई और उसी पल वह दोनों पैर फिर से गायब हो गए थे। अब तक मेरी समझ में आ गया था कि अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ भूत प्रेत जैसी कोई तो भी बात है। शाम को जब मेरे दोस्त दफ्तर से लौटे, तब मैंने उन्हें यह सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर विनोद ने कहा कि मैं व्यर्थ की चिंता कर रहा हूं। उसने कहा कि जरूर कोई खिड़की से अंदर घुस आया होगा और शरारत कर रहा होगा, मगर मुझको उसकी बात सही नहीं लगी। जब वे तीनों मुझे समझाने में विफल रहे, तब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। मगर एक परेशानी थी कि कमरे में ताला लगा हुआ था। विनोद ने तय कर लिया था कि वह मेरी शंका दूर करके ही दम लेगा। उसने फौरन हथौड़ी लाई और ताला तोड़ने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो वह काफी झटके से एकदम पीछे आ गया। अरे यार, इस ताले को तो लाख द्वारा सील किया हुआ है और इस पर क्रॉस वाला लॉकेट भी लटका हुआ है। मुझे तो लगता है कि अमर सच कह रहा है, हमें यहां से चलना चाहिए। यह कहकर विनोद पीछे हट गया। अगले ही पल सौरभ ने विनोद से हथौड़े को छीना और बोला, तू आज भी उतना ही बड़ा डरपोक है जितना कि पहले हुआ करता था। मेरे होते हुए मत डरा कर। सौरभ ने ताले से क्रॉस का लॉकेट निकाला और उस ताले पर 10-12 चोट पहुंचाने के बाद वह ताला अंततः टूट गया। अब तक रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। उस कमरे में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम चारों ने एक मोमबत्ती जलाई और उस कमरे में हम दाखिल हुए। कमरा खाली था और खिड़कियां बंद थी। मैंने विनोद को दिखाया। खिड़कियों को बंद पाकर उसे भी बड़ी हैरानी हुई, पर जैसा ऐसी मामलों में होता है, लोग अटकलें लगाते हैं और पीड़ित को तरह तरह की सलाह देकर समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, विनोद ने कहा। और नहीं तो क्या, भला भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है क्या? रवि बोला। ज्यादा सोच सोच कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, सौरभ ने कहा।
किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वे सभी कमरे से बाहर आए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। रात भी काफी हो चुकी थी। अब रात के तकरीबन 12:45 हो चुके थे। मैं भी मेरे कमरे में सोने चला गया। बाद में मैं सो गया। फिर उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। मेरी नींद प्यास लगने से खुली। मैं रसोई घर की तरफ बढ़ा। इसी दौरान विनोद के कमरे से उसकी आवाज मैंने सुनी। वह मुझे कुछ बोल रहा था। मैं कमरे तक गया। विनोद के बिस्तर के पास कोई आदमी खड़ा था और विनोद आधी नींद में ही उससे बात कर रहा था। अमर यार, अब तू सोने जा। तेरा शरीर तेरे ही पास है। अभी मजाक करने का समय नहीं है। जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। मुझे कल दफ्तर भी जाना है यार। विनोद उस आदमी को बोल रहा था, पर मैं तो दरवाजे के पास खड़ा था और दूसरी तरफ सौरभ और रवि भी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। फिर वह व्यक्ति कौन था जो विनोद के बिस्तर के पास खड़ा था और जिसे वह अमर कहकर संबोधित कर रहा था, मतलब मेरा नाम लेकर बोल रहा था। मैं चुपचाप विनोद के कमरे के अंदर गया और उस अजनबी आदमी के पास पहुंचा। उसे अब तक मेरी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ था। मैंने पीछे से उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरे छूते ही वह बिल्कुल ही सहजता के साथ वहां से गायब हो गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखना भी नहीं चाहा। मैं काफी जोर से चिल्लाया और विनोद ने फौरन ही कमरे की बत्ती जला दी। अमर यार, क्या कर रहा है? वह गुस्से में बोला। कल मुझे दफ्तर भी जाना है और तेरी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूं। इतनी देर में सौरभ और रवि भी वहां आ पहुंचे। क्या हुआ? कौन चीख रहा था? रवि ने पूछा। अमर, और कौन हो सकता है? विनोद ने गुस्से में बोला। कहता है कि उसका शरीर खो गया है। पिछले आधे घंटे से मुझे परेशान कर रहा है। बोल रहा है कि मुझे किसी ने मारा है। शरीर खो गया है? मार डाला है? सौरभ चौंक कर हैरानी से बोला। तो फिर मैं बोला, यार अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। तो विनोद बोला, ये क्या बोल रहा है तू? अभी अभी तो तू कह रहा था कि तेरा शरीर नहीं मिल रहा, तुझे किसी ने मारा है, तुझे किसी ने मार डाला है। अभी थोड़ी देर पहले तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। मैंने फिर से विनोद को समझाते हुए कहा, मैं तो पानी पीने किचन में जा रहा था। जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो फिर मैं तुम्हारे कमरे के पास आ गया। तुम उससे यानी मुझे अमर समझकर उस आदमी से बात कर रहे थे। मैं तो बस उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे कमरे में आया था, मगर मेरे छूते ही वह आदमी गायब हो गया। मैंने उन तीनों को ये बात बताई। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। उस वक्त उनके चेहरे के भाव देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन था या नहीं, पर जो भी है मेरा यकीन मानिए तो उन तीनों को डर तो अवश्य ही लग रहा था। तभी रात के उस गहरे सन्नाटे में धड़ाम 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 की 3 आवाजें आई। सौरभ को ऐसा झटका लगा कि वह कूदकर बिस्तर पर जा चढ़ा। अभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, मगर मैं जानता था कि यह आवाज उसी बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। तभी मैं उन सबको बोला, अब बोलो, क्या कहना है? मैं डर और उत्साह के साथ उन तीनों को बोल रहा था। तभी विनोद बोला,
बोलना क्या है, हम अभी चलकर देख लेते हैं। तो मैं बोला, मतलब तुम्हें अभी भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं है? तो विनोद बोला, हाँ हाँ नहीं है, चलो अभी हम कमरे में जाकर देखते हैं। फिर क्या था, हम उस कमरे के पास पहुंचे जो हमेशा से बंद रहता था। धड़ाम धड़ाम यह आवाज दोबारा हमें सुनाई दी, जिसे सुनकर सौरभ और रवि के चेहरे का रंग काफी फीका पड़ गया था। फिर आहिस्ते आहिस्ते से दरवाजे की कुंडी अपने आप उठी और बाईं तरफ खिसकने लगी। इसके बाद चरमराती हुई आवाज में वह बंद दरवाजा खुला हुआ। दरवाजा खुलते ही एक छोटी सी सीढ़ी हमें दिखाई दी। हम चारों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और उस सीढ़ी से बारी बारी उतरने लगे। वह सीढ़ी जहां खत्म हुई वहां बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, मानो वर्षों से वह बंद पड़ा हो। ध्यान से देखने से पता लगा कि यह तो बहुत पुराना एक तहखाना है जिसका हमारे हाथों जीर्णोद्धार हुआ था। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। मई के इस गर्म महीने में ठंड का एहसास हम चारों को भी होने लगा था। अभी हम सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है, तभी एक हवा का तेज झोंका आया और हमारे हाथ की मोमबत्ती बुझ जाती है। अरे, मोमबत्ती कैसे बुझी? यहाँ तो कोई आसपास खिड़की भी नहीं है। बुझी हुई मोमबत्ती हाथ में लिए सौरभ ने कहा। उसकी बात सुनते ही अमित बोला, देख सौरभ, मुझे पता है कि यह तेरी ही हरकत है। तू विनोद को डराने के लिए यह सब कर रहा है। तो सौरभ बोला, अरे मेरा विश्वास करो, मैंने यह नहीं किया है। मैं तो खुद मामले की तह तक जाना चाहता हूं कि क्या अमर सच कह रहा है या उसे कोई वहम हुआ है। सौरभ ने यह एक ही सांस में सब बोल दिया। तभी माचिस की तिल्ली जलने की आवाज आई और मोमबत्ती जल उठी और विनोद के कंधे पर हाथ रखते हुए साथ ही एक आवाज आई, यह मोमबत्ती मैंने बुझाई थी। इस आवाज को सुनते ही हम चारों ने एक साथ देखा तो हम सहम कर रह गए। फिर हमारी आंखों के सामने जो दृश्य आया उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक नौजवान लड़का खड़ा था। सच बोलूं तो वह नौजवान लड़के की वह आत्मा थी। वह हमारे करीब आकर बोला, मुझे मेरा शरीर नहीं मिल रहा है, क्या कोई मुझे तुम्हारा शरीर दे सकता है जिससे मैं बदला ले सकूं? मुझे 2 आदमियों ने मारकर इस कमरे में बंद किया था और वहीं पर तड़प कर मेरी जान चली गई। क्या मुझे बदला लेने के लिए तुम में से कोई तुम्हारा शरीर दे सकता है? यह सुनकर तो हमारे पैरों के नीचे से जमीनी खिसक गई और हम चारों वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी भी उस पीजी में लौट के जाने की हमें हिम्मत ही नहीं हुई। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि उस पीजी के उस कमरे में एक लड़के को 2 आदमियों ने मारकर छुपा दिया था, क्योंकि उस लड़के पर उस दोनों आदमियों का पैसों का काफी कर्जा हुआ था और वो लड़का उनका कर्जा चुका नहीं पा रहा था। उसे कर्जा चुकाने में थोड़ी देरी हो रही थी, तो तभी उन 2 लोगों ने उसे मार डाला। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में।
तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।